हेलो एवरीवन। बीएससी थर्ड ईयर के लिए जो आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। आज आपकी जो थर्ड ईयर की यूनिट्स हैं उसमें जो दो यूनिट आपकी हैं, एक कार्बोहाइड्रेट और नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स ये सब हमारे जैव अणु में हम पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोनों ही यूनिट काफ़ी फैमिलियर होंगी क्योंकि ये बायो में भी आप लोग पढ़ते हैं। जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है कि उनके मैथ के सिलेबस में या वो जो उनका अभी तक बीएससी या ट्वेल्थ का सिलेबस है उसमें कहीं ये टॉपिक्स उनको नहीं पढ़ने को मिलते। बाकी ये दोनों ही टॉपिक काफ़ी इजी हैं, ऐसा कोई बहुत हार्ड टॉपिक्स नहीं है दोनों यूनिट जो आपकी हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो हमें जो इस यूनिट में पढ़ना है हमारे सिलेबस में जो है तो उसमें हमें क्या पढ़नी होगी, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री पढ़नी है कि उनकी स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, उनके फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूले में किस टाइप के होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कि उनकी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। तो यही सब हमें इस यूनिट में डिस्कस करना है। कार्बोहाइड्रेट जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है उसमें। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कार्बन और हाइड्रेट। तो जब स्टार्ट में इनका स्टडी की गई कार्बोहाइड्रेट्स की तो इनको क्या कहा, इनको कार्बन के हाइड्रेट्स कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। और इनका फॉर्मूला दे दिया गया CH2O का होल, ये फॉर्मूला दिया गया और इनको क्या कहा गया कि ये क्या है, कार्बन के हाइड्रेट्स। बट जब इनकी फर्दर स्टडी की गई तो ये देखा गया कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि ये फॉर्मूला तो फॉलो करते हैं कि अगर हम इसको इन जनरल लिखें, बट वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। और कुछ जो आपके कंपाउंड्स थे वो ऐसे थे जो कि कार्बोहाइड्रेट हैं बट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठते हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो जब ये जो डेफिनेशन इनकी स्टार्ट में दी गई कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स, वो आगे फर्दर स्टडीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाई सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो इनके लिए एक नई डेफिनेशन दी गई कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो होते हैं या वो कंपाउंड्स जिनके जल अपघटन से ये प्राप्त किए जा सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, उन सभी को कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में रखा गया। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जैसे आप नाम से पता चल रहा है कि कार्बन की श्रृंखला होगी और उसमें क्या होंगे, बहुत से हाइड्रोक्सी ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब काफ़ी हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, 2, 3, 4, तो एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और साथ में कौन सा जो होगा उसका क्रियात्मक समूह, या तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होगा उसमें कम से कम एक, या उसमें कीटोनिक ग्रुप होगा और साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे एक से ज़्यादा संख्या में। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उन सभी को कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में रखा गया। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की केमिकल डेफिनेशन एक तरह से देना चाहें तो हम यही कह सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन की चीज़ें हैं, इन पर हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, बट आपको ये सब पता होना चाहिए कि जो आपके कई बार आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो ये तो हो गया कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है। अब बात आता है कि कार्बोहाइड्रेट का नॉमनक्लेचर जो हम IUPAC करते हैं, सब चीज़ों के लिए बनाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का नामकरण हम कैसे करें। जो कॉमन नेम, इन जनरल नेम हम इनको देते हैं, सामान्य नाम, वो तो इनके रहेंगे ही, बट इनके लिए अगर कोई फिक्स पैटर्न बनाना हो IUPAC का नॉमनक्लेचर का तो वो कैसे दें। तो कार्बोहाइड्रेट के एंड में क्या लगाया गया, जो अनुलग्न लगता है वो कौन सा लगता है, ओस लगता है। आप देखेंगे जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सबके एंड में क्या लगाया जाता है, ओस जो अनुलग्न है वो लगाया जाता है।
देन हम देखते हैं कि इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है। अभी हमने देखा कि हाइड्रोक्सी ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, वो तो एक से ज़्यादा, लेकिन या तो एल्डिहाइड हो सकता है या अनदर ग्रुप कौन सा हो सकता है आपका, कीटोन हो सकता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो जिनमें एल्डिहाइड हो उनको क्या बोल दिया जाता है, एल्डोस। और जिनमें कीटोनिक ग्रुप हो उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, कीटोस जो ग्रुप है उनकी कैटेगरी में। अब अगर आप एल्डिहाइड की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, तो इसका अगर आपको नाम देना है तो एल्डिहाइड है तो उसके लिए तो आप क्या लगाएंगे, एल्डो लगाएंगे। फिर आप देखेंगे कितने कार्बन की श्रृंखला है, तो यहाँ आपको दिख रही है 5 कार्बन की श्रृंखला है। तो 5 के लिए जो वर्ड रूट आप यूज करते हैं पेंट, तो पेंट आप यहाँ लिखेंगे और लास्ट में अनुलग्न क्या लगा देंगे, पेंटोस। यहाँ पे अगर वैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको करना चाहिए कि भाई आप हाइड्रोक्सी ग्रुप और नंबरिंग करके करें, तो वो अलग चीज़ है। और एक जो कार्बोहाइड्रेट के लिए जर्नल टर्म्स में नोमेनक्लेचर जो अपन करते हैं, उसके लिए इस तरह से इनका नाम आप दे सकते हैं। बाकी तो आप इसकी श्रृंखला खोलेंगे 1 से 3 तक, जो भी है आपका 5 तक नंबरिंग करेंगे क्रियात्मक समूह की प्रायोरिटीज देखते हुए। फिर उस तरह से जो हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं वो तो हम इन कंपाउंड का करेंगे ही। उसके अलावा एक तरीका ये भी है जो शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम दिया जाता है कि एल्डो पेंटोज बोल दिए, एल्डो हेक्सोस बोल दिया गया या कीटो हेक्सोस बोल दिया गया। तो इस तरह से भी इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब बात आती है इनकी क्लासिफिकेशन की, कि इनको कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनको कैसे वर्गीकृत किया जाता है कि वो किस किस टाइप के होते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन को अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में एक रे डायग्राम द्वारा भी देखेंगे। बाकी अगर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेजरली इनको 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है, जो कि आपको यहाँ दिख रही होगी, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। 3 तरह की कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है। मोनोसैकेराइड उनको कहा जाता है जिनका कि आगे जल अपघटन करके हम और निम्न वाले जो है और कम कार्बन श्रृंखला का कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब उनका आगे जल अपघटन हम कार्बोहाइड्रेट में नहीं कर पाए। और इनका जर्नल फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा होगा, CnH2ON जो आता है आपका, यहाँ पे एन का नंबर आप 2 से 10 तक ले सकते हैं, कार्बन मतलब 2 से 10 तक यहाँ पे हो सकते हैं। उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, मोनोसैकेराइड की कैटेगरी। इसके एग्जांपल आप सभी जानते हैं, ग्लूकोज जो कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसमें, या फ्रक्टोज जो सबसे कॉमन है आपके दोनों, वो सब क्या दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड। इसी तरह अगर दूसरी कैटेगरी हम देखें तो वो है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में एक माना जाता है कि उनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हो सकती हैं। मोनोसैकेराइड का तो जल अपघटन हो नहीं पा रहा था, उससे तो आप और निम्न कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते, लेकिन ओलिगोसैकेराइड का जल अपघटन हो सकता है और उसके जल अपघटन से आपको 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हो सकती हैं। और ये दोनों इकाइयाँ समान भी हो सकती हैं, असमान भी हो सकती हैं। वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्रेजेंट है। अब जितनी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्रेजेंट होंगी उसके आधार पर इनको डाईसैकेराइड, ट्राई, टेट्रासैकेराइड नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट है आपकी कैटेगरी पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में भी वही ओलिगोसैकेराइड वाला कॉन्सेप्ट है कि इनका भी जल अपघटन पॉसिबल है, बट इनमें जल अपघटन के बाद यदि 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हो रही हैं तो अब उनको हम ओलिगो की जगह क्या बोल देते हैं, पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। और इनका कॉमन फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस कैटेगरी में आप स्टार्च और सेलुलोज को रख सकते हैं, जो इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं वो आपके पॉलीसैकेराइड में। ओलिगोसैकेराइड के लिए अभी हम देखेंगे, डाईसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन हम एक बार के लिए कर सकते हैं, जिसे आप यहाँ भी इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम इनको किस कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं कि ये शर्कराएँ शुगर्स हैं या नॉन शुगर हैं। 2 तरह की कैटेगरी इनकी बनाई गई। तो आप जानते हैं शुगर्स में जनरली हम किन को रखेंगे, जो कि क्रिस्टलीय हों, ठोस और जल में घुलनशील हों। अशर्कराओं की कैटेगरी में हम रखते हैं जो कि अक्रिस्टलीय हों और जल में मोस्टली एविले हों, इनसोल्यूबल हों, जैसे कि स्टार्च और सेलुलोज। अब
फिर शुगर्स को इन्होंने वापस, जो पॉलीसेकेराइड है आप उनको कह सकते हैं एक तरह से, वो क्या है आपके नॉन शुगर्स हैं, और जो आपके मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड है उनको हम शुगर्स की कैटेगरी में रखते हैं। मोनोसेकेराइड में आपको दिख रहे हैं दो कैटेगरी फिर बना दी गई उनके क्रियात्मक समूह के आधार पे, कि एल्डिहाइड है तो एल्डोज और कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोज। इसका एग्जाम्पल भी आपको लिखा गया है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसी तरह ओलिगोसेकेराइड, उनकी कितनी वहाँ पे यूनिट्स प्रेजेंट है मोनोसेकेराइड की, उसके बेस पे डाई, ट्राई, टेट्रा ओलिगोसेकेराइड आप बना सकते हैं। उनके एग्जाम्पल भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। जो जनरली हम पढ़ते हैं वो डाई सेकेराइड तक ही पढ़ते हैं, ट्राई और टेट्रा सेकेराइड हमारे सिलेबस में नहीं है अभी। तो डाई सेकेराइड में आप जानते हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, जो हम अब आगे पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में। तो ये इनका एक क्लासिफिकेशन है जिसे हम इस रे डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक तरह से। अब नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो है इनकी केमिकल रिएक्शंस, मोनोसेकेराइड्स की, कि इनकी केमिकल रिएक्शंस कैसे होती। तो अगर हम मोनोसेकेराइड की केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो आपने अभी देखा कि उनमें दो क्रियात्मक समूह होते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, साथ में एक ग्रुप इसमें पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह के क्रियात्मक समूह हो गए, हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। तो इन तीनों ही ग्रुप्स की जो भी रिएक्शन पॉसिबल होंगी वो यहाँ पे मोनोसेकेराइड की भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो अगर हम इनकी केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हम एसिटिलीकरण को पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें तीन ग्रुप, दो जो ग्रुप है एल्डिहाइड, कीटोन और हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड से इनकी रिएक्शन कराएंगे, जो है लुईस अम्ल की उपस्थिति में निर्जल AlCl3 में, तो आपको क्या मिलेगा, एसिटिल डेरिवेटिव मिलेगा। कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के कौन सा ग्रुप आ जाएगा, एसिटिल ग्रुप आ जाएगा आपका, हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा के। और इस तरह से आपको एसिटिल व्युत्पन्न जो है मोनोसेकेराइड का वो प्राप्त हो जाएगा। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज एसिटेट मिल जाएगा, और फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज एसिटेट मिल जाएगा। जितने भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो सभी एसिटिल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। इसी तरह इसकी जो सेकंड रिएक्शन है वो भी हाइड्रोक्सी ग्रुप की ही रिएक्शन है, कि अगर आप मोनोसेकेराइड की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो आप एक बार के लिए वही सब जो आप अल्कोहल में रिएक्शन पढ़ते हैं उनको यहाँ पे कंपेयर कीजिए। कि जैसे आप अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे थे PCl5 से, तो क्या होता था, वहाँ पे प्रतिस्थापन होता था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ भी क्या होगा, प्रतिस्थापन ही होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप हटेगा और यहाँ पे क्लोराइड ग्रुप आके जुड़ जाता है। बाकी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो उसी तरह जैसे पेंटा एसिटेल मिला था आपको, एसिटिल, यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको पेंटा क्लोरो डेरिवेटिव मिल जाएगा। सभी हाइड्रोक्सी ग्रुप क्लोरो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। इसी तरह इसकी अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो वो भी हाइड्रोक्सी ग्रुप की ही रिएक्शन है। इसका मैथिलीकरण अगर हम करते हैं, किससे रिएक्शन कराई जाएगी मैथिलीकरण के लिए, यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं डाई मैथिल सल्फेट। इसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रही होगी। डाई मैथिल सल्फेट से अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं हम बेस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैथॉक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप यहाँ पे देखिए सभी आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप थे, यहाँ पे ये सभी किस में कन्वर्ट हो गए, मैथॉक्सी ग्रुप में। मीन्स अब OH की जगह क्या आ जाएगा आपका OR, या आप कह लीजिए OCH3 ग्रुप, जो आपका मिथॉक्सी ग्रुप है वो यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह फ्रक्टोज में जितने भी आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप्स थे वो सभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैथॉक्सी ग्रुप में हो जाएंगे। तो ये सभी एक तरह से हाइड्रोक्सी समूह की रिएक्शन है, जो अभी तक आपने इसमें 3 रिएक्शंस देखी। अब इसकी जो नेक्स्ट फर्दर केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।